मंच पर विराजमान आदरणीय श्री राम जेठमलानी जी, श्रीमान राजीव खोसला जी, श्री विनोद शर्मा जी, श्री अनिल सोनी जी, श्री लता कृष्णमूर्ति जी, श्री नीरज जी, श्रीमान वाइको जी, मीनाक्षी लेखी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए इस प्रोफेशन से जुड़े हुए उत्साही भाइयों और बहनों, मैं जब इस कार्यक्रम के लिए हाँ कहा और जब मैं आ रहा था तो मन में मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा गंभीर माहौल होगा। बहुत सीरियस बातें होती होगी, लेकिन आप लोगों का जोश, आप लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। दोस्तों, मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये जो नजारा दिख रहा है, ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए एनालिसिस करने का एक बढ़िया सा केस स्टडी है। क्या कारण है ये उमंग, ये उत्साह, ये हौसला, क्या कारण है? दोस्तों, देश इन सरकारों से तंग आ चुका है। देश ऐसी सरकारों को अब झेलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी, यह देश लंबे समय तक झेलने के लिए तैयार नहीं है। देश तंग आ चुका है। सामान्य रूप से चुनाव आते तो क्या यार, चुनाव आया फिर। इस बार मैं दूसरा देख रहा हूं। जब तक चुनाव घोषित नहीं हुआ, लोग कह रहे थे साहब कब घोषित होगा। अब कहते हैं साहब बस 16 मई आप तैयारी करो, 16 मई। और इसलिए शायद हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में ये एक ऐसी अद्भुत घटना है कि जहां चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, जहां चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। देश का ये पहला चुनाव ऐसा है जो जनता जनार्दन लड़ रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब इतना सारा लूट चुका है, इतना सारा तबाह हो चुका है, तब मुझसे अपेक्षाएं भी कितनी ज्यादा होगी उसका मुझे पूरा अंदाज है। लेकिन कभी कभी घना अंधेरा क्यों न हो भाइयों, एक दीप अंधेरे को भगा सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, और जब मैं
वकील मित्रों के बीच आया हूं। वैसे मुझे ज्यादा आप मित्रों को मिलने का सौभाग्य बहुत कम मिला है। क्योंकि बचपन से कभी भी आज तक स्कूटर के रॉन्ग पार्किंग का भी गुनाह नहीं किया है। ये अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से दिल्ली में बैठे हुए लोग शायद जैसे राम जेठमलानी जी को दिखता था, बहुत सालों से दिखता था, उस प्रकार से कांग्रेस वालों को भी दिखता होगा। तो वो काफी कुछ षड्यंत्र करते थे मुझे फंसाने के लिए। इसके कारण थोड़ा कानूनी चीजें चलती थी, लेकिन मेरा संबंध कोई ज्यादा आया नहीं। लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते मैंने हमेशा ये अनुभव किया है, ये माना है कि ईश्वर के बाद न्याय की अगर कोई जगह है तो वो हमारी न्याय व्यवस्था है। सामान्य मानवी भी जब जीवन और मृत्यु के बीच जंग करता है तो डॉक्टर उसको भगवान जैसा लगता है। जब इंसान न्याय के लिए जूझता है तो अदालत, वकील, जज उसको भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। और इसलिए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके प्रति सामान्य मानव की अपार श्रद्धा है। खोसला जी अपना दर्द सुना रहे थे। वो स्वभाव से संघर्षवीर है, लड़ना जूझना उनके डीएनए में है। लेकिन लड़ने के लिए भी भीतर से सच्चाई का जज्बा जरूरी होता है। अगर हम हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन की ओर देखें तो हमने देखा है कि ज्यादातर इस प्रोफेशन के लोगों ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया है। महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, बाबा साहब आंबेडकर, सब जितने, लोकमान्य तिलक जी ले लो, सब मूलतः इसी प्रोफेशन से थे। क्रांतिकारी बने वो भी इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, जय वीर सावरकर जैसे। और इसलिए इस प्रोफेशन में जो आदमी आता है, जो इंसान आता है, इस क्षेत्र को चुनता है ना, तो उसके भीतर एक ललक होती है, उसके मन में एक स्पिरिट होता है, अन्याय के सामने जूझना, न्याय के लिए मर मिटना, ये उसके मूलतः उसके पिंड में होता है। और तभी तो उस प्रोफेशन में आता है। और लोकतंत्र में गरीब से गरीब की आवाज की सुनवाई हो, अकेला इकलौता व्यक्ति क्यों न हो, उसको न्याय मिले, ये बहुत स्वाभाविक आवश्यकता रहती है। और इसलिए किसी देश की पहचान जब विश्व के किसी व्यक्ति को पता होता कि ये बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अपने आप उसके प्रति देखने का भाव उसका बड़ा बदल जाता है। उसी प्रकार से बहुत ही उत्तम प्रकार की जुडिशियल सिस्टम है, ये जानते ही दुनिया के किसी भी समाज के लोगों को
उस समाज, उस देश, वहां की व्यवस्था के प्रति आदर पैदा होता है। और आज हम जब ग्लोबल एरा में जी रहे हैं तब, और दुनिया के में जो स्पर्धा का माहौल है, और उसमें भी जो हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ हमारा जो स्पर्धा का माहौल है, तो दुनिया के जो भी देश, दुनिया के जो भी लोग भारत के साथ अपना नाता जोड़ना चाहते हैं, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आना है, कुछ भी है, तो दो चीजों की ओर वो विशेष ध्यान देते हैं और देशों की तुलना में भारत को महत्व देते हैं। एक, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था को जी रहा है, और दूसरा, भारत की जुडिशियल सिस्टम पर उनका भरोसा है। देर हो रही है उसके लिए शिकायत है, लेकिन हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था विकसित की है उसके प्रति आज भी विश्व के लोगों को श्रद्धा है। और इसलिए भले आप एक नागरिक के लिए लड़ते होंगे, आपके पास जो केस आया होगा उसके लिए लड़ते होंगे, लेकिन आप सबकी इस लड़ाई का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये है कि विश्व के अंदर एक पॉजिटिव सिग्नल जा रहे हैं कि भारत एक देश है जहां पर न्याय व्यवस्था पर भरोसा किया जा सकता है। और जब ये विश्वास पैदा होता है तो आज ग्लोबल इकोनॉमी के एरा में ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और इसलिए हम लोगों के लिए भारत के सामान्य मानवी का, जिस क्षेत्र का इतना महात्मा है, भारत के सामान्य नागरिक का इस पर भरोसा कैसे बढ़े। और जैसे खोसला जी पीड़ा व्यक्त करते हैं, वो पीड़ा सिर्फ खोसला जी की नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में वो पीड़ा सुनाई दे रही है। अगर भारत के लोकतंत्र के जो मूलभूत पिलर्स हैं, अगर उन्हीं पर दाग लग जाएंगे तो क्या स्थिति पैदा होगी, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन शब्द, पॉलिटिकल बिरादरी, उसकी हालत क्या है आप जानते हो। अगर इस क्षेत्र को भी दाग लग जाएगा तो लोग किसकी ओर देखेंगे। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, यानी इस प्रोफेशन के लोगों के प्रति कितना बड़ा दायित्व है। अगर सामान्य मानवी को शासन व्यवस्था पर निराशा हो जाए तो एक दूसरा पिलर बचा है कि जिसके भरोसे वो आशा करता है चलो कल कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर उसको चोट पहुंच गई तो कितना बड़ा दुर्दशा हो जाएगी, ये हम सबको चिंता करने का विषय है। बदलते हुए युग में हमने लंबे सिरे से सोचने की आवश्यकता है। वकीलों की चिंता, उनके भविष्य की चिंता, बात सही है कि जो छोटे छोटे गांव में वकालत के बिजनेस में है, व्यवसाय में है, प्रोफेशन में है, उनकी हालत बहुत खराब है। बेचारे के पास चेंबर भी नहीं होती है। वैसे ही फुटपाथ पे किसी जगह पे एक अपना टाइपिस्ट लेकर के बैठता है, कंप्यूटर लेकर बैठता है, अपना काम करता है। और इसलिए उनकी चिंता करना, उन्हीं व्यवस्थाओं को विकसित करना, इस पर सरकारों ने ध्यान देना ही पड़ेगा। तभी जाकर के इस प्रोफेशन को क्वालिटेटिव डिलीवरी की तरफ हम ले जा सकते हैं। हम डॉक्टरों पर ध्यान न दें और अस्पताल अच्छे चले, ये अपेक्षा कैसे की जा सकती है। बहुत देर लगी आप लोगों को। मोदी जी किस धारा के तहत बोल रहे हैं वो सोचते होंगे आप लोग। इसलिए जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम पोटेंशियल डेवलपमेंट, इस पर हम जितना बल देंगे उतना लाभ होगा।
मैं गुजरात का अनुभव शेयर करता हूं आपको। मैं जब 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री के नाते गया, तब हमारे यहां इस डिपार्टमेंट का बजट सिर्फ 100 करोड़ था, 100 करोड़। हमने इसको आज 1200 करोड़ पे पहुंचा दिया, और उसके कारण कभी मौका मिले तो हमारे वहां के कोर्ट के बिल्डिंग वगैरह देखिए आप। इतना ही नहीं, हमने एक ऐसा महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमें इस क्षेत्र के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल देना पड़ेगा। सिर्फ लॉ ग्रेजुएट हो गया, उसके हाथ में सर्टिफिकेट आ गए, उससे बात चलनी नहीं है। हमने उसको हर प्रकार से अवसर देना पड़ेगा, ट्रेनिंग का अवसर देना पड़ेगा। हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। गुजरात के अंदर क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट, वैल्यू एडेड आर्ग्यूमेंट और समय बर्बाद न करते हुए सटीक तरीके से चीजों को ले जा रहा है। अगर तालुका स्तर पर भी पूरी हमारी वकालत की व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था, ये अगर वैल्यू एडेड हो, अपग्रेडेड हो, आप देखिए धीरे 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 ऊपर न्याय की व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार आएगा। और इसका लाभ मेरे यहां सब वकील लेने लग गए हैं। उनको लगता है भी ये बहुत अच्छा हो गया, हजारों किताबें, सभी लेटेस्ट जजमेंट, ये सब उनकी उंगली पर होते हैं, उनको हर चीज का रेफरेंस मिल जाता है, उनका काम होता है। कुछ बातें हैं जो आप भविष्य के लिए सोचने की आवश्यकता है। हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कानून के राज होना चाहिए वगैरह, बात बराबर है, लेकिन हमने उसकी दिशा में कोई कोशिश की है? हमें विजुअलाइज करना चाहिए आने वाले दिनों में कौन कौन से हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से सामने चैलेंजेस हैं। अब देखिए, पूरे अब रोजमर्रा के जो क्रिमिनल वर्ल्ड है, ये जगत काफी आगे बढ़ चुका है, और आज फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत बड़े क्राइम हो रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में क्रिमिनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के किसी देश के कोने में बैठा हुआ एक लड़का भी कंप्यूटर के माध्यम से आपकी पूरी बैंक को चोरी करके उठा के ले जा सकता है। ये हाल बना हुआ है। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा नया चैलेंज आ रहा है। अगर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है, तो इतनी बड़ी मात्रा में मेरे वकील मित्र हैं, हमारे देश में हमें फॉरेंसिक साइंस एजुकेशन को बहुत ताकत देनी पड़ेगी। लॉ फैकल्टी में भी फॉरेंसिक साइंस एजुकेशन का महत्व बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम इस प्रकार के टेक्नोलॉजी के इनपुट से हमारे वकीलों को तैयार नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में स्थिति क्या बनेगी ये कहना कठिन है। भाइयों बहनों, गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में जजीज आते हैं कोर्सेज करने के लिए, वकील आते हैं, और जस्टिस की दुनिया में टेक्नोलॉजी का रोल कैसे बढ़े, और आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। और यह बात निश्चित है कि फॉरेंसिक साइंस साइबर क्राइम की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करने वाला है। अगर उसके लिए भी आज इतने बड़े समूह के सामने मैं आया हूं, तब आने वाले दिनों में हम सब ने मिलकर के इन दिशा में जाना होगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इनपुट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे विषयों को हमने क्यूमुलेटिवली काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। उसी प्रकार से हम ये जानते हैं कि आज भी बीपीओ शब्द से हम बराबर बहुत परिचित है। आउटसोर्सिंग की दुनिया एक बीपीओ के, हम भली भांति हिंदुस्तान में काफी मात्रा में बीपीओ का काम विकसित हुआ है। आप लोग मित्रों अगर रुचि लें तो एलपीओ के लिए हिंदुस्तान सबसे अच्छी जगह है। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका कारण है कि हमारे नौजवानों में मल्टीपल फैकल्टी से एक साथ काम कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान की भूमि की विशेषता है। एक साथ हमारे नौजवान 10, 12, 15 काम अपने आप कर सकते हैं। एनालिटिकल माइंड होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, हमारे पास सुविधा है, और ज्यादातर दुनिया में प्रचलित लॉ जो है
उसके साथ हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था काफी मेल खाती है। और इसलिए लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग पर आने वालों में हम जितना बल दें और हम भी अपने लॉ फॉर्म्स को इस प्रकार से अगर डेवलप करें तो दुनिया से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहां वकीलों को काम मिलने की पूरी संभावना है, हमारे नौजवानों को काम मिलने की संभावना है। आज चाइना ने जॉब वॉर शुरू किया हुआ है। जॉब वॉर को लीड करना है चाइना। भारत उस लड़ाई में कहीं नजर नहीं आ रहा है। भारत ने अपनी योजनाओं को उस रूप से देखना पड़ेगा और इस जॉब वॉर की लड़ाई में हिंदुस्तान, जो कि दुनिया का सबसे युवा देश है, दुनिया में 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे हो, ऐसा हिंदुस्तान, उस नौजवानों को इस जॉब वॉर की दुनिया में हम भी एंटर करके हम दुनिया से सबसे ज्यादा जॉब कैसे प्राप्त करें, इस पर हमने बल देना होगा। और लीगल प्रोफेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा एवेन्यू, एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। उस पर अगर हम ध्यान देते हैं और दुनिया को हम भरोसा दे सकते हैं, रियल टाइम रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं, हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट दे सकते हैं, और हमारे पास जो एक एनालिटिकल माइंड, हमारी एक विरासत है, हमारे डीएनए में है, उसका लाभ हम दुनिया को दे सकते हैं। और उस पर हम जितना बल देंगे उतना अच्छा होगा। एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहुत ज्यादा मेरे ध्यान में आया है। आज ये कोर्ट कचहरी, ये सारी दुनिया जो है, उसके मूल में सरकार के कानून है। अगर कानून साफ सुथरे हो, स्पष्ट हो, रूल साफ सुथरे और स्पष्ट हो, तो सामान्य मानवी को न्याय पाने का पहला काम अपने आप हो सकता है। लेकिन हमारी सरकारें, हमारी संसद, विधानसभाओं में जो कानून बनते हैं, उसमें इतनी एम्बिग्यूटी रहती है, कभी कभी इतनी जल्दबाजी से बन जाते हैं कि बाद में कोर्ट कचहरी में उसका आखिरी निर्णय होता है। और उसका मैंने मुख्यमंत्री के नाते का अनुभव किया है कि हां, हमारे देश में कानून ड्राफ्ट करने की जो विधा चाहिए, उस प्रकार के स्टूडेंट हमारे पास नहीं है। नहीं हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज में इस विषय को बल देकर के पढ़ाया जाता है। और उसके कारण एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हमने देश में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप करने जैसा है, कि जिसमें द बेस्ट ड्राफ्टिंग हो, अच्छे कानूनों का लेखन हो, और फिर असेंबली पार्लियामेंट में उसकी डिबेट हो, उसका सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होगा, वो उसमें आएगा। लीगल पहलू है, वो लीगल प्रोफेशंस के द्वारा आएगा। तो हमारे कानून इतने अच्छे बनेंगे तो हमारी ये जो आज समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं बहुत कम हो सकती हैं। आज ये जो पेंडेंसी वगैरह चर्चा होती है, हम सिर्फ जुडिशरी पर या तो वकीलों पर दोष देकर नहीं चलेगा। पूरी व्यवस्था को नीचे से ऊपर तक हमने साइंटिफिक ढंग से करना होगा, तो हम चीजों को कर सकते हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में भी बल देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। एक बार और मैं कहना चाहता हूं, भारत के विदेश मंत्री कल लंदन गए थे। हमारे देश के विदेश मंत्री का काम है दुनिया में भारत की इज्जत को बढ़ाना, ये पहला काम है उसका। उसका काम है भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा करना। ये देश का दुर्भाग्य देखिए कि विदेश मंत्री विदेश में जाकर के भारत की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने वहां जाकर के भारत की सुप्रीम कोर्ट को झाड़ दिया।
बताइए। आज दुनिया में भाइयों बहनों, आप अगर बारीकी से देखेंगे, अगर कोई पश्चिमी देश का व्यक्ति एशियन कंट्री में कहीं इन्वेस्ट करने जाता है तो वो पहले देखता है कि भाई अगर मैं चाइना में जाता हूं और कोई लीगल प्रॉब्लम होता है तो वहां की जुडिशियल सिस्टम मुझे कितना प्रोटेक्ट करेगी, इंडिया में जाता हूं तो कितना प्रोटेक्ट करेगी, पाकिस्तान में जाता हूं तो क्या होता है, बांग्लादेश में जाता हूं तो क्या होता है, जापान में जाता हूं तो सारा वो देखता है। और बहुतेक भारत की जुडिशरी सिस्टम पे वो भरोसा करता है और ये हमारा बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। अगर हमारे देश का विदेश मंत्री विदेशों में जाकर के भारत की जुडिशियल सिस्टम पर ही दाग लगा दे तो भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता। और दूसरा, ये विदेश मंत्री वो है जो कभी लॉ मिनिस्टर था, ये देखिए, और ये विदेश मंत्री है जो खुद इस प्रोफेशन में था। और अच्छा, उनका वहां शिकायत क्या थी? उनकी शिकायत ये है कि 3 जज बैठ करके ये कैसे तय कर ले कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। क्या क्या बात करके आते हैं। इतना ही दूसरा मित्रों, सारी दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका में चुनाव होता है, जब उनका काउंटिंग होता है ना, बुश जब पहली बार चुनाव लड़े थे, सेकंड बुश फर्स्ट इलेक्शन, तो उनका काउंटिंग 10-12 दिन चला था और लोग परेशान थे रिजल्ट कब आएगा। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की ताकत देखिए, भारत की में इतना बड़ा लोकतंत्र, इतने सारे वोटर, और 12-15 घंटों में तो पूरे देश का चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। उस इलेक्शन कमीशन को वो गालियां देकर के आए, उन्होंने बेइज्जती की हमारे देश के इलेक्शन कमीशन की। वहां उन्होंने कहा कि 3 लोग बैठ के तय करते हैं कि हम चुनाव में क्या बोले क्या ना बोले। मुझे ये विचार आया, उनको ऐसा क्यों बोलना पड़ा, वहां इलेक्शन कमीशन पर इतना गुस्सा क्यों आया? दोस्तों, वो पराजय के कारण ढूंढ रहे हैं। अभी से वो इसी रिसर्च में लगे हैं कि नतीजा आने के बाद कौन कौन सा आर्गुमेंट करना। तो वकील है ना वो। भाइयों बहनों, ये समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया के किसी देश में जाए तो सचमुच में तो भारत की चुनाव प्रक्रिया, भारत में चुनाव में टेक्नोलॉजी का उपयोग, भारत में मतदाताओं की जागरूकता, भारत की चुनाव प्रक्रिया में बहुतेक निष्पक्षता, ये चीजें हमारी अमानत है। विश्व पे हम गर्व से कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था है, आप उसी पर दाग लगा रहे हो। और इसलिए अगर हमें हमारे अपने पर भरोसा नहीं होगा, अपनी व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं होगा, तो भाइयों बहनों, लोकतंत्र कभी चल नहीं सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। सैंक्टिटी फॉर इंस्टीट्यूशंस, उसके प्रति एक आदर होना चाहिए, उसकी सैंक्टिटी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार वो सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करने पर तुली हुई है, उसके स्वभाव में है मित्रों। और इसलिए ये कांग्रेस पार्टी, जो हम कहते हैं कि भाई इनका कोई लोकतंत्र में विश्वास है कि नहीं है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा मित्रों कि जिस प्रकार से अब देखिए गवर्नर नाम की इंस्टीट्यूशन, उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया होगा तो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। उसी प्रकार से सीएजी के ऊपर गाली गलौज,
उसको गिराओ। सीबीआई का दुरुपयोग, ये सारी ऐसी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को ताकत देनी चाहिए, उनका सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। वे तोड़ते चले जा रहे हैं, अपने अनुकूल नहीं आई है तो निकम्मी। अब उन्होंने हमला बोल दिया है इलेक्शन कमीशन पर, उन्होंने हमला बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अगर हम हमारी संवैधानिक संस्थाओं को ताकत नहीं देते, उनको सम्मान नहीं बढ़ाते, उनकी सैंक्टिटी पर बल नहीं देते, तो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी कमियां दूर न की जाए, लेकिन कमियां दूर करने के तरीके होते हैं। हर चीज अच्छी होने के लिए अवसर होता है, जहां है वहां अच्छा करने के लिए हर एक के लिए अवकाश होता है। लेकिन अगर हम उसी को ध्वस्त कर देंगे तो हम लोकतंत्र की सेवा नहीं कर सकते हैं। और इसलिए लोकतंत्र ये आर्टिकल ऑफ फेथ होना चाहिए। ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक मशीन नहीं है। लोकतंत्र सत्ता हथियाने का मशीन नहीं है। लोकतंत्र एक श्रद्धा का विषय होना चाहिए, लोकतंत्र का आस्था का विषय होना चाहिए, लोकतंत्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। तभी तो जाकर के देश चल सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हमारे भारत की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं विकसित हो। यहां एक विषय उठाया वकीलों के लिए मकान का। में 2022 में भारत की आजादी को 75 साल होंगे। 1947 में हम आजाद हुए, आजादी के 75 साल होंगे। व्यक्ति के जीवन में भी 75 साल का बड़ा महत्व होता है, देश के जीवन में भी हो सकता है। अभी से पूरा देश क्यों न ठान ले कि जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाएगा तब मेरा देश ऐसा होगा। भाइयों बहनों, मेरा संकल्प है, सपना नहीं, संकल्प है, और वादा नहीं, इरादा है कि 2022 में क्यों न हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों न हो, उसका अपना घर हो। और घर भी सिर्फ चार दीवारी और छत नहीं, हर परिवार को ऐसा घर हो, घर में बिजली हो, नल हो, नल में पानी भी हो, शौचालय हो, और नजदीक में बच्चों के शिक्षा की और बूढ़ों को आरोग्य की व्यवस्था हो। भाइयों बहनों, आजादी के 75 साल क्या हम इस सपने के साथ नहीं जी सकते हैं? इसको पूरा करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं? और अगर इतना भी कर लेना तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। भाइयों, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने सीमेंट के कारखाने लगेंगे, कितना लोहा लगेगा, कितने नौजवानों को काम मिलेगा। एक पूरे आर्थिक व्यवस्था को गति दी जा सकती है और हिंदुस्तान का गरीब से गरीब इंसान भी सम्मान के साथ जीना शुरू कर सकता है। ये सपने लेकर के काम किया जाता है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला, बात करने का अवसर मिला। राम जेठमलानी जी ने बहुत उमंग के साथ इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए कोशिश की। बाकी पूरी टीम को मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सम्मान दिया। आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।